वेलकम लर्नर, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूं एनिमेटेड ट्रिकर के बारे में। एनिमेटेड ट्रिकर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही एनिमेटेड ट्रिकर का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक फंडामेंटल्स किस तरह यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को यूज करके इसका जो कॉन्सेप्ट है बनाया जाता है वो मैंने बात कर चुका था। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं थोड़ा इसका एडवांस पार्ट बताएंगे, जिससे क्या है, अगर आप एक ट्रिकर बना लेते हो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि ये एक ट्रिकर बनाने का जो ऑप्शन है वो मैंने दिखाया था। लेकिन ये ट्रिकर जब हम लोग बनाते हैं तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट कोड मैंने लिखा था, ये जावास्क्रिप्ट कोड अगर आप एक बार लिखने के बाद आपको जितनी बार कॉपी करना होगा, मतलब अगर मान लेते हैं कि HTML के अंदर मुझे इसके और दूसरा तीसरा कॉपी भी चाहिए, तो मैं इसका कॉपी मैं कर रहा हूँ। इसका 2 कॉपी मैंने बना लिया। तो अभी ये 2 कॉपी बना लेने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिकर तो 2 आ चुका है, लेकिन ये जो रनेबल जो ऑप्शन है ये आया नहीं है। तो बेसिकली क्या है, मेरे यहाँ पे जो भी मूवमेंट दिख रहा है जो एनिमेटेड ट्रिकर का ही है, तो इसको मैंने मॉडिफाई किया था इस रोड रैश बोलकर, जो जहाँ पे कार मूवमेंट हो रहा है वो उसमें मैं दिखाया। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी ट्रैक है, एक्चुअली जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर मैंने इमेजेस बदल दिया। जहाँ पे एक्चुअली था टेक्स्ट कंटेंट, उसमें मैंने बदल दिया था इमेज, जो देखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसीड्योर जो दिख रहा है, ये प्रोसेस को किस तरह हम लोग करते हैं, और इसके जो प्रोसेस है, मतलब ये मेनली क्या होता है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखे थे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एडवांस लेवल में सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो इसका प्रीवियस वीडियो देखे नहीं है, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक रहेगा, या आई बटन में जाके आप मेरा प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो चलते कोडिंग के अंदर। ऑलरेडी लास्ट जो वीडियो ट्यूटोरियल मैंने दिखाया था, तो अभी ये जावास्क्रिप्ट का 6 पार्ट होगा। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्लास 6 करता हूँ। यहाँ पे मैंने देता हूँ HTML पेज, तो डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि index.html पेज के अंदर ही हम लोगों को जो डिजाइन है वो रह सकता है। उसके बाद स्टाइल टैग CSS लगेगा। तो यहाँ पे स्टाइल CSS को मैं लिब CSS करता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली एज ए लाइब्रेरी में यूज करने वाला हूँ। और जहाँ पे JS यूज होगा वहाँ पे मैं लिब JS यूज करेंगे, क्योंकि बेसिकली अभी हम लोग जो कोडिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली एज ए लाइब्रेरी काम करेगा, क्योंकि वो जो सिंटैक्सेस होगा या जो भी CSS मैंने कोड लिखेंगे वो एज ए लाइब्रेरी यूज होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक अलग सा कंपोनेंट क्रिएट होगा। जैसे कि ये एक कंपोनेंट बन चुका है, इस कंपोनेंट को जितनी बार कॉपी करेंगे उसी हिसाब से वो अपने आप इनिशिएट हो जाएगा अलग से। इसको क्या करते हैं, पहले ये जो टिकर वाला जो पार्ट है, एरिया टिकर, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेनली जरूरत है। तो अभी करंट डायरेक्टरी मैंने जो बनाया, उस करंट डायरेक्टरी को ओपन कर लेते हैं। तो अभी करंट डायरेक्टरी में सिंपल डिजाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो style.css में लास्ट फाइल में लिखा हुआ था, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अभी स्टाइल को लिंक करना होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइल को लिंक कर लिए। तो स्टाइल लिंक हो जाने के बाद यहाँ पे टिकर का जो स्टाइल है वो यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे बाई डिफॉल्ट एक हाइट दे देते हैं, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे जो ब्राउन कलर है वो दिख नहीं रहा था। अभी हम लोगों को यहाँ पे लिब में एक्चुअली एक क्लास क्रिएट करना होगा, जो क्लास बेसिकली ये जो एक्चुअल जो कोड है, इस कोड का जितनी बार कॉपी करेंगे उसी हिसाब से हम लोग सिर्फ क्लास डिफाइन करेंगे, और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट से ये मल्टीपल कंपोनेंट के हिसाब से वो काम करेगा। कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट पे जब हम लोग HTML में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि आज के डेट में जितनी भी हम लोग डिजाइन्स देखते हैं, उसमें अगर आप React.js, Vue.js और Angular में अगर काम करते हैं, तो कंपोनेंट जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इंक्लूड रहता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक साथ में मिलकर एक कंपोनेंट तैयार करते हैं, और उस कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनाने के लिए हम लोगों को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी तो करेंगे, बट पहले इसको क्या करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को शॉर्ट में लिख के lib.js मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे 2 तरीके का जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस यूज होता है। आज के डेट में मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज होने के साथ ही साथ कुछ ब्राउजर्स है जहाँ पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पूरी तरह से यूज नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कुछ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस ECMAScript 5 का होता है। ECMAScript 5 मीन्स 2015 से पहले का जो जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस होता था उसी हिसाब से परफॉर्म
परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो भी क्लासेस जो भी चीजें मैं लिखूंगा ES5 को नजर में रख कर करेंगे, बट वो जो ES5 वाला जो सिंटैक्सेस रहेगा उसको मॉडर्नाइज करके हम लोग ES6 में भी लिख सकते हैं। उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्सेस में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट है। तो ECMAScript 5 में जब हम लोग करते हैं, क्योंकि ब्राउजर में सपोर्टेड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिंटैक्सेस लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे फंक्शंस सिंटैक्स लिखा। इस फंक्शन सिंटैक्स का नाम देता हूँ टिकर, TICKER। ये टिकर बेसिकली टी जो है ये कैपिटल लिखा क्योंकि ये टिकर का मेन पर्पस ये होगा, ये जो फंक्शंस है ये फंक्शंस यूज करेंगे एज ए क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे प्रॉपर्टी और मेथड्स इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हम लोगों को चाहिए वो प्रॉपर्टी दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है अगर var ABC ऐसे अगर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ECMAScript 5 स्टैंडर्ड में, तो इस तरह लिखने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी होता है लोकल प्रॉपर्टी, मतलब जिसका एक्सेसिबल ओनली फॉर इसी फंक्शंस के अंदर होना चाहिए। और दूसरा होता है स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो जाता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जो कि टिकर का जो ऑब्जेक्ट बनता है उस ऑब्जेक्ट के साथ ये XYZ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये एक्चुअली स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी है जो इसको पब्लिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये दो तरह का प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं ECMAScript 5 स्टैंडर्ड में। इसी हिसाब से जब हम लोग इसमें मेथड डिक्लेयर करते हैं तो मेथड भी हम लोग यहाँ पे दो तरीके का मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। एक हम लोग फंक्शंस के अंदर फंक्शंस कॉल करके ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो। ये हेलो फंक्शंस बेसिकली लोकल फंक्शन है जिसका एक्सेसिबिलिटी ओनली इस टिकर के अंदर ही होना चाहिए, मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर ही बाइंडिंग हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने और एक फंक्शन मैंने लिख रहा हूँ प्रोसेस। इस तरह अगर लिखेंगे तो इस फंक्शन को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशन टाइप फंक्शंस, मतलब ये फंक्शंस में पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद फंक्शंस टाइप डिक्लेयर करके इसके अंदर डेटा को या जो भी हम लोगों को फंक्शनलिटी यहाँ पे डिक्लेयर करना है वो हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे दिस डॉट हाई लिखने के वजह से क्या हुआ, ये फंक्शंस एक्चुअली टिकर का ऑब्जेक्ट फंक्शंस हो चुका है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो सकता है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये टिकर फंक्शन नहीं है, ये लोकल फंक्शन है और इसका एक्सेसिबिलिटी पब्लिकली होता नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है। तो लास्ट जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए थे ये सारे प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटी यूज किए थे वो भी मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था वो डाल देंगे। तो इसलिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये टिकर जो क्लास है इसका जो भी प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी एक्स प्रॉपर्टी मतलब ये बेसिकली लेफ्ट और राइट में मूव करने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स वाला जो पार्ट है इसको रखता हूँ। तो ये सारे प्रॉपर्टी जो लोकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको एक्सेस करेंगे वो सारे प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है फंक्शंस, जो कि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट ये जो दो फंक्शंस मैंने लिखा था वो फंक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे दो फंक्शंस को कॉपी किया, बट ये जो दो फंक्शंस है ये दो फंक्शंस को पब्लिकली भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ पे पब्लिकली इस फंक्शंस को एक्सेस करना है तो यहाँ पे फंक्शंस इस तरह लिखना होगा। उसके बाद हम लोगों के पास और एक फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है जो ऑलरेडी पहले मैंने लिख चुका था, जिसका नाम है रेंडर। तो यहाँ पे जो रेंडर प्रॉपर्टी है इसको भी मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रेंडर फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे दिस डॉट रेंडर करके यहाँ पे मैं इस फंक्शन को इस पे कॉल कर लेता हूँ। अभी क्या है, ये राइट जो है ये राइट एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल करता है। तो ये जो राइट फंक्शन है ये राइट फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे तो काम नहीं करेगा, तो इसलिए इस फंक्शन को कुछ इस तरह कॉल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी टिकर था जो लास्ट टाइम चल रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जो टिकर बनाए थे वो रन कर रहा है, लेकिन अभी का जो टिकर है वो रन नहीं कर रहा है। तो ये जो टिकर रन नहीं कर रहा है इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे var tik न्यू TICKER टिकर करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अभी इसका ऑब्जेक्ट बना लेने के बाद TIK इसमें रेंडर जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करता हूँ जिससे ये रन हो जाए। बट ये रन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है उसका प्रॉब्लम कुछ आया होगा, console.log में जाकर एक बार देखते हैं कि इसमें रन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे रन होने का चांसेस कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला जो फाइल है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना होगा
जो इसका नाम है lib.js। तो इस फाइल को अभी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। इसको इंक्लूड कर लेने के बाद यहाँ पे रेंडर इज नॉट डिफाइंड। रेंडर इज नॉट डिफाइंड कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पे lib.js में 37 नंबर जो लाइन है, इस 37 नंबर लाइन के अंदर जाके इस प्रॉब्लम का सॉल्व मिल सकता है। तो 37 नंबर लाइन क्या है? ये है 37 नंबर लाइन जहाँ पे ये रेंडर मेथड मिल नहीं रहा, मतलब इसको एक्चुअली कॉल करना था, जो कि रिकर्सिव मोड पे खुद कोई ये कॉल करता है। तो अभी इसको लिखने के बाद यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी फिर से उसी सेम लाइन से प्रॉब्लम आ सकता होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है 35 नंबर लाइन, मतलब 35 नंबर जो लाइन है यहाँ पे कौन सा बोल रहा है? दिस डॉट राइट इज नॉट ए फंक्शंस। ये फंक्शंस एक्चुअली इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा गढ़ से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट तो मूव कर चुका था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर मूव करना है तो यहाँ पे जो फंक्शंस लिखा हुआ है, ये फंक्शंस एक्चुअली क्या करता है? प्रॉपर्टी को लोकलाइज कर देता है। तो यहाँ पे जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस जब एक बार कॉल हुआ था, उसके बाद फिर से जब रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये जो फंक्शंस है इसके अंदर से कॉल किया, मतलब ये एक्चुअली एज ए रिकर्सिव फंक्शंस में जब काम करना शुरू किया तो उस टाइम पे ये मेथड दिखा नहीं। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शंस है इस फंक्शंस को लिखना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शंस जो होता है उसको कॉल करना चाहिए, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो ब्लॉक स्कोप रहता है, वो ब्लॉक स्कोप का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ से हट जाता है। तो इसको जब इस तरह लिख लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है? जब एक ही फंक्शंस के अंदर रिकर्सिव वे में एक फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स को कॉल किया जाए तो उस टाइम पे इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये एरो फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जिससे ये रिकर्सिव प्रॉब्लम हट जाता है और इससे हम लोगों को इस तरह का जो एनिमेशन प्रोसेस जो है वो हम लोग को मिल जाता है जब हम लोग कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अभी हम लोगों को चाहिए क्या? मल्टीपल टिकर अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो उसमें ये मूवमेंट करे। यहाँ पे 3 अलग अलग टिकर ऑप्शंस यहाँ पे बना लिए, बट प्रॉब्लम हुआ है क्या? यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसलिए काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, ये टिकर मूव कर रहा है बट इस टिकर के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट बना नहीं। यहाँ पे क्या करना है, हर एक टिकर को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये तीनों अलग अलग टिकर है ना? क्योंकि हम लोगों के पास एरिया टिकर ये एक ही जैसे क्लास है और इसी क्लास को कॉल किया था जब हम लोग क्वेरी सिलेक्टर से कनेक्ट किए थे। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पे एक सिलेक्टर यूज करना होगा, जिस सिलेक्टर को यहाँ पे बाइंड करना होगा। तो सिलेक्टर से यहाँ पे जब बाइंड करेंगे तभी जाके हम लोगों के यहाँ पे जो चेंजेस चाहिए वो हो सकता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर को आईडी के हिसाब से अगर यूज करेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे सिलेक्टर प्लस ये करेंगे तो क्या होगा, आईडी जो है वो यहाँ पे कम कर जाएगा। इस सिलेक्टर के लिए मैंने एक अलग से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ एरिया सिलेक्टर। अगर यहाँ पे सिलेक्टर वैल्यू रहे तो ये वाला जो प्रोसेस है ये रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे ओनली यहाँ पे जो एरिया वाला जो पार्ट है इसी को ही यूज करेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम दो तरफ से हो जाएगा कि ये भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं काम करेगा पहले जो काम करना था। मतलब यहाँ पे सिलेक्टर वैल्यू हम लोग अगर यूज नहीं करेंगे तब भी ये काम करेगा ऐसे हिसाब से। मतलब अगर हम लोग के पास ओनली एक टिकर मूवमेंट करने का ऑप्शन चाहिए तब हम लोगों को ये एक रहेगा, और जब हम लोगों के पास मल्टीपल टाइम्स रहेगा तब हम लोग सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भर्ट टिकर सिलेक्टर नाम पे यहाँ पे भी ये जो प्रोसेस है इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे जो टिकर वाला जो पार्ट है इसी को थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस में यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये टिकर जो है इसको यहाँ पे यूज करता हूँ पहले। तो यहाँ पे यूज करने के लिए CSS एक्चुअली जो लोग जानते होंगे थोड़ा अच्छे से, उसमें क्या होता है हम लोगों को सिलेक्टर नेम एरिया उसके बाद स्पेस डाल के टिकर रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ओनली टिकर वाला जो पार्ट है वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे क्या होगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूवमेंट कराने के लिए। यहाँ पे एक आईडी डालते हैं टिक1, तो यहाँ पे आईडी डाल के अलग अलग आइडेंटिफाइड कर देते हैं जिससे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू ये रन कर सके। तो इसी को अभी यहाँ पे काम करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था पहले, इसको मैंने यहाँ से कट कर लेते, कट करने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ। तो क्या होगा, तो एक रन कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दूसरा तीसरा भी रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा अगर रन करना है तो यहाँ पे टिक2 जब है यहाँ पे हैश TIK2 इसको यहाँ पे सेटअप किए, तो यहाँ पे टिक2 को कॉल किया, उसके बाद टिक3 ऑब्जेक्ट है हैश करके यहाँ पे टिक3 यहाँ पे सेट करते हैं जिससे टिक3 ये रन कर जाए। तो यहाँ पे तीनों ही एक ही साथ रन कर रहा है, एक साथ ही रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का
अलग से कोई भी वैल्यू इनिशिएट करने का ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मॉडिफाई ये करेंगे कि जब हम लोग लेफ्ट में जाने के बोलेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, जो राइट में जाने में बोलेंगे वो राइट में जाएगा। तो अगर हम लोगों को इस तरह डायरेक्शन सेट करना है तो हम लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक अलग से प्रॉपर्टी नेम देता हूँ, जिस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं डायरेक्शंस बोलकर। तो डायरेक्शंस में बाय डिफॉल्ट राइट देकर रखता हूँ, जो कि राइट में जाने वाला होगा। इसी डायरेक्शंस के थ्रू हम लोगों को एक्चुअली चेकअप करना होगा कि कौन सी डायरेक्शंस में जाएगा। बट ये जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शन प्रॉपर्टी लोकल प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज करेंगे तो हम लोगों का डायरेक्शंस हमेशा एक ही तरफ रहेगा, जो हम लोगों को अलग करने में हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शंस को सेटअप करने के लिए दिस डॉट डायरेक्शंस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बन जाएगा जिससे हम लोग डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद हम लोग इस डायरेक्शंस को किस तरह यूज कर सकते हैं। इफ दिस डॉट डायरेक्शन इक्वल राइट अगर हो तो क्या होगा, डेफिनेटली हम लोग जो मूवमेंट होगा वो राइट साइड में होगा। एल्स दिस डॉट लेफ्ट होगा तो तीनों ही राइट साइड में जा रहा है। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ 2 नंबर जो टिकर है टिक 2, इसको डायरेक्शंस में करता हूँ लेफ्ट में जाने का। ठीक है, तो एक लेफ्ट साइड में चला गया और दोनों राइट साइड में जा रहा है। अभी यहाँ पे स्पीड सेटअप करना होगा, फिर से एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना होगा जहाँ पे दिस डॉट स्पीड सेटअप करना है। तो स्पीड बाय डिफॉल्ट तो 1 रहेगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया था। अभी ये जो स्पीड है इसी स्पीड में ही हम लोग अगर काम करेंगे तो यहाँ पे दिस डॉट स्पीड यहाँ पे सेटअप करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक का स्पीड में बढ़ा दूं, तो यहाँ पे टिक 3 स्पीड इक्वल टू यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो एक का स्पीड थोड़ा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे एक का नहीं, मैं दोनों का स्पीड बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे टिक स्पीड यहाँ पे मैं 2 करता हूँ। दोनों अलग अलग से अपने हिसाब से एक स्पीड सेट हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस है शायद समझ गए होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। बट ये जो स्पीड या डायरेक्शन जो भी मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोसेस बना लूँ जो मुझे एलिमेंट से ये काम करने का मौका मिल जाए। एलिमेंट से मतलब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ऐसे बना दूँ जिस एट्रीब्यूट से मैं वैल्यू या प्रॉपर्टी को सेटअप कर सकूँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डेटा स्पीड बोलकर यहाँ पे जो वैल्यू मैंने सेटअप किए थे वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सेटअप करूँ, और इसका जो डायरेक्शन है डेटा डायरेक्ट, इसको मैं कुछ इस तरह सेटअप करूँ। तो अगर इस तरह मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ तो ये कैसे काम कर सकता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट वाला जो पार्ट है मैंने ये अभी नहीं रखेगा। अभी क्या होगा, ये डायरेक्शंस के थ्रू हम लोग मतलब यहाँ पे जो कस्टम एट्रीब्यूट जो यूज किए उसी के यूज करके हम लोग इसका चेंजेस करेंगे। मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट वाला जो पार्ट है या डायरेक्शन वाला जो पार्ट है उसको मैं चेंज करूंगा। तो ये काम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो डायरेक्शंस सेटअप करने का जो प्रोसीड्योर है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल ऑब्जेक्ट बिना तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे EL मतलब एलिमेंट से जो डायरेक्शंस जो सेटअप करना था वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। वो हम लोग को मिलेगा कहाँ से, टिकर के अंदर से, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या हुआ था, ये टिकर के अंदर से हम लोग इसको ले रहे हैं ना। तो टिकर बोलकर जो एलिमेंट है, इस टिकर एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी को लेना है जिसका नाम है गेट एट्रीब्यूट बोलकर एक प्रॉपर्टी नेम है, जो नेम मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डायरेक्ट। तो ये जो डेटा डायरेक्ट है इसको मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा यूज करता हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट स्पीड जो है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप किया। तो ये जो एलिमेंट स्पीड वाला जो पार्ट है इसको ही हम लोगों को लेना होगा। तो अभी ये जो 2 पॉइंटर मैंने लिया, पहले मैं इसको लॉग में चेकअप कर सकता हूँ कि यहाँ पे EL डायरेक्ट और EL स्पीड, इस दोनों का वैल्यू हम लोगों को मिला या नहीं। EL स्पीड ये दोनों का वैल्यू मैं अभी कंसोल में देखना चाहता हूँ। तो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। तो इनिशिएट होने के बाद हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ही पार्ट नाल है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट जब बना तो यहाँ पे दोनों ही एट्रीब्यूट है नहीं। सेकंड एट्रीब्यूट में जब यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट बनाया था वहाँ पे 3 मिला था, और थर्ड एट्रीब्यूट में यहाँ पे नंबर और डेटा दोनों ही यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी डेटा मिल रहा है ये डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, लेकिन हम लोगों को ये जो फॉर्मेट जो है इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ये जो स्पीड वाला पार्ट है इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे पार्स int करके ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग से नंबर कन्वर्शन करने का काम करता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, EL डायरेक्ट बोलकर जो है ये अगर नाल ना रहे ये एक्चुअली डिफॉल्ट रहेगा, नहीं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रहेगा वही यहाँ पे असाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे EL स्पीड जो है ये रहेगा जो वही यहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं तो यहाँ पे
दूसरा अप्लाई होगा। तो दोनों एक्चुअली लेफ्ट साइड में चला गया और एक राइट साइड में चल रहा है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, दोनों ही प्रॉपर्टी नाल नान दिख रहा है और दूसरे जो ऑब्जेक्ट बना उस दूसरे ऑब्जेक्ट में नंबर 3 जहाँ पे मैंने एक्चुअली लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट में लेफ्ट साइड में जाने का, बट यहाँ पे स्पीड जो है ये थोड़ा चेंज हो चुका है। यहाँ पे स्पीड 2 यहाँ पे अप्लाई किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पीड यहाँ पे सेटअप हुआ था वो अगर हम लोग ये जो स्पीड है इसको अगर सेटअप यहाँ पे नहीं होता तो जो स्पीड यहाँ पे सेटअप हुआ था वही स्पीड रहना चाहिए था, बट यहाँ पे वो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ओवरराइट किया हुआ था, तो इसलिए ये हुआ। और यहाँ पे हम लोगों के पास ये तो 3 ही था, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस कुछ है नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन जो पार्ट है जो राइट में चल रहा था वो अभी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में चल रहा है। तो यही है एक्चुअली हम लोगों के जो एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट बना के कस्टम टिकर या कस्टम कंपोनेंट बना के उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों किस तरह काम करते उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप लोगों को शायद हो चुका होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट पे जावास्क्रिप्ट काम करता है, जो भी फ्रेमवर्क जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं। तो इसको जितना हो सके मैं आसान करके आप लोगों के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और मेरे इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस आते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ टॉपिक के साथ।